सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शिवहरे और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में। तो हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सीबीएसई एग्जाम में 1 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आप इसको पढ़ चुके होगे, हमारी 8th क्लास से पुरानी क्लासेस में ये बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था, लेकिन हमेशा छोटा छोटा सा आता और चला जाता है। लेकिन इस बार हम इसको बीएसटी में ही पढ़ेंगे और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है तो उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को समझेंगे कि इसमें क्या होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और इस टॉपिक के साथ इस वीडियो को भी एंड कर देंगे। तो चलो यार जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 3 वर्ड्स की कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से हमको क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू यानी कि नया, इकोनॉमिक यानी कि कुछ भी चीज़ पैसे से रिलेटेड, और पॉलिसी का मतलब कि कोई भी नई चीज़ गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है तो उसने पॉलिसी के उसमें निकाली है। तो यहाँ पर जो हमारा इकोनॉमिक वर्ड है उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है पैसे की। किसके पैसे की आज हम बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट के पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक का मतलब आज समझो कि गवर्नमेंट के पैसे की बात चल रही है। यहाँ से हम बात करते हैं कि ये पैसा आता कैसे है। तो ये पैसा आता है टैक्सेस के रूप में। कौन देता है? पब्लिक देती है। इसी के साथ साथ ये जो टैक्सेस होते हैं वो हम क्यों देते हैं इसको समझो। हम इसको इसलिए देते हैं ताकि हम सबको सर्विसेज मिल सके, और सर्विसेज मिलती हैं थ्रू पब्लिक सेक्टर। अब क्योंकि पब्लिक सेक्टर के थ्रू सर्विसेज मिल रही थी, लेकिन 1991 में, कब? 1991 में गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए ही उसने एनकरेज करना शुरू कर दिया हमारे प्राइवेट सेक्टर को। अब आप लोग कह रहे होगे क्यों ये पब्लिक सेक्टर क्यों नहीं काम कर पा रहा है, ये हमारे टैक्सेस ले रहा है। पर क्योंकि पब्लिक सेक्टर है तो हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ कंपटीशन के लिए कोई नहीं था, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा करप्शन भी था हमारी कंट्री में। तो इसी के कारण जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर लेकर आए, यानी कि अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे गवर्नमेंट ने एनकरेज किया हमारे प्राइवेट सेक्टर को। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने कंपोनेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर हम 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब होता है थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हटा देना। सेकंड आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा प्राइवेट को दे देना। और थर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब ये होता है कि हम बहुत सारी जो कंट्रीज़ होती है उसमें जाकर ट्रेड भी करते हैं और वो कंट्रीज आकर हमारे यहाँ पर ट्रेड करती हैं। समझ में आया? चलो सबसे पहले लिबरलाइजेशन के बारे में समझते हैं। तो जब सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा टैक्सेस, कि टैक्सेस पे क्या फ़र्क पड़ा था। तो जब लिबरलाइजेशन आया था तो जो टैक्सेस थे उनको रिड्यूस कर दिया गया था, ताकि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारे प्राइवेट लोग हैं, उन लोगों को आसानी पड़े अपने प्रॉफिट को रखने में और ज़्यादा शेयर ना देना पड़े गवर्नमेंट को एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। समझ में आया? सेकंड आता है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा बढ़ा दिया गया था कि अब आप जो एक्सपेंशन है वो आराम से कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन है आराम से कर सकते हो। यहाँ पर फ्री दे दिया गया था, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जो हमारा थर्ड आता है दैट इज लाइसेंस। तो लाइसेंस क्या होता है? अब यहाँ पर आपको लाइसेंस नहीं लगेगा, यानी कि अगर आप कोई छोटी मोटी दुकान खोलते हो या फिर आप कुछ बिजनेसेस को छोड़कर ऐसा कुछ बिजनेस करते हो तो वहाँ पर आपको लाइसेंस नहीं लगेगा। लेकिन ये बिजनेस कौन से हुए? तो जैसे अगर आप एल्कोहल का, न्यूक्लियर पावर का, ऐसा कुछ का बिजनेस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लाइसेंस बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल शॉप खोल रहे हो, कोई किराने की दुकान खोल रहे हो तो वहाँ पर आपको लाइसेंस नहीं लगेगा। समझ में आया? तब जो हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जाता है उसको भी कम कर दिया गया था। दोनों जो हमारे प्राइसेस लगते हैं, जो ड्यूटी लगते हैं, उन दोनों को कम कर दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। तो अगर आप सामान बुलवाओगे या फिर भेजोगे यहाँ से बाहर की कंट्रीज़ में, या फिर बाहर की कंट्रीज से बुलवाओगे तो आपको ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो फिफ्थ जाता है दैट इज़ हमारा फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक हमको दे दिया गया था अधिकार कि अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर हो तो आप आराम से जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी गुड्स बना रहे हो, उसका खुद से प्राइस सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन कैपिटल, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रोसीजर था फॉरेन कैपिटल करने का, यानी कि अगर कोई भी बाहर की कंपनी है वो हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्ट करती है, क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, तो उसका जो प्रोसीजर था वो बहुत ईजी कर दिया गया था। इससे जो बाहर की कंपनीज थी अब वो एनकरेज हो रही थी कि वो हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि वो हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं उसके कुछ शेयर्स को खरीदें, तो उससे पैसा आता है, ठीक है। अब हमारा जाता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि क्या होता था कि पहले के टाइम पर ज़्यादा कुछ ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, उतनी अच्छी सड़कें नहीं थी, तो यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था उसके लिए भी फ्रीली कर दिया था कि अब जो है आप आराम से अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में सेल कर सकते हो। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में हो तो आप आराम से जो है कन्याकुमारी तक सेल कर सकते हो यहाँ पर
पूरा मूवमेंट के लिए छूट दे दी गई थी। तो लिबरलाइजेशन को अगर मैं सम अप करता हूँ तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई थी, रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। अब जो हमारा सेकंड कंपोनेंट हो जाता है उसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर का कुछ हिस्सा हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे देना। अब इस काम को करने के लिए हम 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो जाती है। जो सबसे पहला जाता है वो हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पिज़्ज़ा है। अब पिज़्ज़ा का एक हिस्सा आपने अपने भाई को दे दिया। क्या कर दिया? भाई को दे दिया। तो आप यहाँ पर क्या होगा? गवर्नमेंट। ये पिज़्ज़ा हो गया अपना पब्लिक सेक्टर और आपका भाई हो गया प्राइवेट सेक्टर। तो सिंपली बात करें तो आप हो गए वो एक गवर्नमेंट जो कि अपने पब्लिक सेक्टर का एक छोटा सा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट जाता है दैट इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि एक बोर्ड सेटअप हुआ था जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उसको अगर वो बहुत ज़्यादा लॉस को सफ़र कर रहे हैं तो उसको बंद कर देता है, ठीक है, या फिर कुछ पैसा देकर उसको रिवाइव करा दिया। लेकिन ये मेनली जो पब्लिक सेक्टर था तो जो बहुत ही बुरी हालत थी इनकी उसको इसने बंद कर दिया था। थर्ड आता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। थोड़े से भारी शब्द हैं बट इसका मतलब ये होता है कि हम जो हमारी ओनरशिप है पूरी की पूरी ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं टू प्राइवेट सेक्टर। अब याद करिए कि जब मैंने आपको डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बताया था तो मैंने बोला था एक हिस्सा जो है वो आपके भाई को दे दिया। लेकिन अगर आपके भाई ने पूरा ही ये पिज़्ज़ा ले लिया तो हम उसको बोलेंगे कि ये भैया पूरी आपकी जो ओनरशिप थी, ठीक है, आपका पूरा पिज़्ज़ा जो था वो ट्रांसफ़र हो गया हमारे भाई को। यानी कि बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूँ जब गवर्नमेंट 51% कितना 51% से ज़्यादा शेयर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है तो हम उसको बोलते हैं कि पूरा प्राइवेटाइज हो चुका है पूरी तरीके से और जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाती है। यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर को जो गवर्नमेंट है वो बाउंड नहीं कर सकती, उसके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगा सकती। वो पूरी की पूरी एक तरीके से वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाता है वो पूरा पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ऐसे करके हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है वो आपने बहुत बार सुना होगा जो कि है ग्लोबलाइजेशन। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है, उससे दूसरी कंट्री में जब हम अपने गुड्स बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आराम से सेल कर सकते हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ पर आके अपने गुड्स को बेच सकती हैं, हम भी अपने जो गुड्स हैं हमारा जो सामान है वो बाहर जाके आराम से बेच सकते हैं। तो इसका हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको इजी करने के लिए कि सामान इधर से उधर हो सके इसके लिए ग्लोबलाइजेशन लेकर आया गया। और उसमें सबसे पहले हुआ था कि इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करना हो, बाहर से मंगवाना हो तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को सबसे पहली बात ख़त्म किया गया। सेकेंड चीज़ आती है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में कुछ खास नहीं है, बस ये जो रेगुलेशन था पहले इसकी जगह मैनेजमेंट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मैनेजमेंट। तो बस इस चीज़ को चेंज करके इसका नाम चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया बस। तो थर्ड आता है दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो दूसरी कुछ टैक्सेस थे उसको भी इन्होंने कम कर दिया था। फोर्थ आता है हमारा इंपोर्ट ड्यूटी, जिसका मतलब होता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको कम कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर हमारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म करे थे, इसके थ्रू हमारी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया। और लास्ट हो जाता है हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे हम उसकी ड्यूटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अगर आप सामान बाहर पहुंचाते हो, बाहर भिजवाते हो, एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। समझ में आया? ओके। तो इसी के साथ आज हमने इस बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।